आज दुनिया में व्यापार वैसा नहीं रह गया जैसे पहला था। डब्ल्यूटीओ कमजोर पड़ रहा है, हम देख रहे हैं। देश प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ग्लोबल ट्रेड भी नहीं रहा, रीजनल ट्रेड का दौर आ गया है। ऐसे समय में भारत क्या कर रहा है? भारत सिर्फ हालात नहीं देख रहा है, बल्कि एफटीए के जरिए अपनी ट्रेड डिप्लोमेसी भी चला रहा है। हमने देखा है न्यूज में, जैसे ईयू, अमेरिका के बाद अब भारत गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ जो है एफटीए बातचीत दोबारा शुरू कर दी है। और आज हम समझेंगे कि ये फैसला इतना बड़ा आखिर क्यों है, गल्फ भारत के लिए इतना अहम क्यों हो गया है, और कैसे ये एफटीए भारत की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर में देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, ऐसे समय पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना, इतना ज़्यादा निकल कर हम कहेंगे दिखाई दे रहा है अलग अलग देशों के साथ। और बहुत ही मज़ेदार होगा ये पढ़ना, क्योंकि पहले ईयू फिर अमेरिका। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ नहीं, अमेरिका के साथ ट्रेड डील है, ये स्पष्ट कर देती हूँ, पता चले कन्फ्यूजन हो जाए। और फिर इसके साथ अब जो जीसीसी है, देखेंगे उनके साथ क्या बातचीत हुई है और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो इनके साथ हमने ये बातचीत करनी शुरू की है, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इसको फुल फॉर्म क्या है? गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जीसीसी कहते हैं। इनके साथ एफटीए नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इनके साथ टीओआर हुआ है, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर हस्ताक्षर की है। यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस मतलब कि हम कुछ चीज़ों पर हस्ताक्षर करते हैं, ये कुछ क्राइटेरिया है, ये आपको फुलफिल करने हैं, ये हमें फुलफिल करना है, आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ताकि ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत को और ऑफिशियल रूप से दोबारा शुरू करना चाहते हैं। दोबारा की बात क्यों की है? क्योंकि आज से कई साल पहले भी दो बार इस तरह के इनके साथ अग्रीमेंट पे बातचीत हुई, लेकिन कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से वो बातचीत बीच में रुक जाती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लैरिटी क्या है कि ये खुद अभी एफटीए नहीं हुआ है, इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिसमें पार्लियामेंट में साइन चीज़ें होती हैं, डिस्कशन होता है, लॉन्ग 20-25-30 साल के लिए लगभग ऐसा जो लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिकली ट्रेड होता है, अभी वो नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हमारा टर्म और रेफरेंस, तो टर्म एंड कंडीशंस बेसिकली दी गई हैं, ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, इसमें आप कंफर्टेबल है, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे नहीं, ऑल ऑफ लाइक दैट। इसके बाद ये एफटीए जो है बातचीत की आधिकारिक शुरुआत है, ये लॉन्च पैड है, कहते हैं ना कि किसी का वार्म अप है एक तरीके से काम को शुरू करने से पहले, तो काइंड ऑफ वो है ये। तो टीओआर जो है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, ये बातचीत को संविधान समझिए, क्योंकि ये तय करेगा, एक प्रियम्बल है, ये बेस देगा, आपको तय करेगा कि किन मुद्दों पर बातचीत होगी, कौन कौन से टॉपिक्स डिसाइड होंगे, बातचीत की जो प्रोसेस है वो कैसे आगे बढ़ेगा, स्टेज वाइज होगा या एकदम से जंप करेंगे, राइट। समय सीमा दी जाएगी, कुछ स्कोप्स दिए जाएंगे, कुछ बेसिक इसमें सिद्धांत होंगे, उनको यहाँ पर ध्यान में दिया रखा जाएगा जब हम एफटीए पर बातचीत को ऑफिशियल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेप लिया गया है भारत और जीसीसी के द्वारा, वो एफटीए वार्ता पर लगे 14 साल के जो फ्रीज हो गया था उसको खत्म कर गया और नए सिरे से हम इन चीज़ को शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, हमने समझा ये एफटीए नहीं है। इसके बाद बातचीत का अगर इतिहास में हम जाते हैं यहाँ पर, तो बातचीत के इतिहास पे अगर हम चलते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ नेगोशिएशंस में तो ये एफटीए टॉक्स विद द जीसीसी एसेंशियली आर रिवाइवल ऑफ अर्लियर नेगोशिएशंस। तो बहुत पहले से चीज़ें हो गई थी, उसको हमने फिर से शुरू किया है। जैसे कि 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स, 2 बार ये शुरू हुआ था, लाइक 2006 और 2008 में, लेकिन थर्ड राउंड डिड नॉट टेक प्लेस, जगह नहीं ले पाया था, क्योंकि जीसीसी सस्पेंडेड ट्रेड नेगोशिएशन विद ऑल कंट्रीज एंड इकोनॉमिक ब्लॉक्स। तो इकोनॉमिक ब्लॉक्स की वजह से, या जो इन जीसीसी की जो 6 कंट्रीज हैं उनके साथ नेगोशिएशन नहीं हो पाए, जिसके कारण हमेशा ये रद्द हो गया था। इसके कारण अब ये 14 वर्षों बाद या 12 वर्ष जो भी लिखा था उसके वर्षों बाद अभी देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि जीसीसी है जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इनमें कौन कौन से देश शामिल है। अच्छा, एक डाउट हमेशा रहता है कि इसमें क्या ईरान है? नहीं, इसमें ईरान नहीं है, ईरान हमेशा इस चीज के खिलाफ रहा है। इसमें कौन कौन से देश है वो देख लीजिए। सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया, ठीक है, इसके बाद कतर है, इसका यूएई है, ओमान है आपका, ठीक है, ये ओमान है आपका, फिर कुवैत है यहाँ पर, और ये का बहराइन जो आपका छोटा सा है यहाँ पर है, गल्फ कंट्री, ये बहराइन है। तो इसमें 6, ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में 6 देश शामिल है, ईरान नहीं है, ध्यान रखना है, यूपीएससी में ऐसा प्रीलिम्स में पूछा गया था एक बार, तो ईरान नहीं है इसमें, क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली चीज़ भी इनकी ऑफिशियल हो जाती, इस पर काम करते हैं, तो ये जो है, ये ऊर्जा और खाद्य
खाद्य सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट अगर दोस्तों होता है तो क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये माल अब हमसे इतने टैरिफ के कम के साथ खरीद सकते हैं, ये माल अब हमसे खरीद सकते हैं, हम अपना ये पोर्शन वाला जो एरिया है अपने मार्केट में ओपन कर देंगे आपके लिए, ये पोर्शन एरिया हम ओपन नहीं करेंगे आपके लिए। तो वो एग्रीमेंट हुएंगे। और देखिए चाहे वो यूरोपियन यूनियन रहा हो या अमेरिका रहा हो या अन्य देशों के साथ, हम देखेंगे पिछले 5 वर्षों में हमने किन किन देशों के साथ एफटीए किया है, उसमें से 2 ओमान और आपका जो बहरीन है वो भी रहा है। ठीक है, तो उनको भी हम समझेंगे। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर क्या असर पड़ा है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जीसीसी देशों की, ये खाद्य और सुरक्षा ऊर्जा को बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि भारत के पास आप देखेंगे खाद्य का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छा है, तो उनसे वो परचेज करेंगे और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे हम जीसीसी देशों के साथ। जो 6 देश अभी मैंने बताए हैं, जहां भारत दुनिया के बड़े खाद्यान्न जो है प्रोडक्शन में से एक माना जाता है, वहीं जीसीसी जो देश है 6 देश, उनके पास तेल और गैस के बहुत बड़े भंडारण है, बहुत बड़े निर्यातक देश माने जाते हैं। और किन सेक्टर्स को ज्यादा फायदा होगा इस एफटीए से जब ये लागू हो जाएगा, तो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है, यानी कि वो इंडस्ट्री होता है पेट्रोकेमिकल, तेल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, इन सब से संबंधित जो चीज़ें जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं, उन होने वाले सामान, इनसे जो सामान बनता है इन चीज़ों से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से जो रोजमर्रा में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर इंडस्ट्री जो है उस पर एफटीए लागू होगा भारत के कॉन्टेक्स्ट में। वहीं पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी कंपनियों को भी बहुत तेजी से बढ़ते जीसीसी बाजार में बहुत बेहतर अवसर मिलेंगे। तो इस आईसीटी के क्षेत्र में भी वहां पर जो भारत के निवेशक है उनको बहुत बड़े मार्केट जीसीसी का मार्केट में मिलेगा, यानी कि जीसीसी मतलब वो 6 कंट्रीज जीसीसी की जो अभी हमने बताई थी, उन मार्केट में भारत के मार्केट्स ओपन हो जाएंगे वहां पर उनको इन्वेस्ट करने के लिए, वहां पर काम करने के लिए। तो बहुत बड़ा मार्केट उनको वहां पर उपलब्ध होगा भारत को। ठीक है, अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता तो विच सेक्टर्स विल बेनिफिट मोस्टली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द फास्ट ग्रोइंग जीसीसी मार्केट। ठीक है, इंपैक्ट ऑन एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी को हमने अभी देखा। इसके बाद यहाँ पर जीसीसी में कौन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अभी हमने समझा। यहाँ पर जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन में पश्चिम एशिया की 6 रणनीतिक रूप से अहम अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें मैंने बताया सऊदी अरेबिया, बहराइन और आपका ओमान, यूएई और ये आपका कुवैत। ठीक है, ये 6, एक रह गया आई थिंक कतर, हाँ ये आपके यहाँ पर है। क्लियर, तो ये 6 सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान यहाँ पर क्लियर है। तो इनके साथ जो है ये जीसीसी का ग्रुप है, तो अब डाउट नहीं होना चाहिए कि इनके साथ ये रणनीतिक रूप से जो अहम अर्थव्यवस्थाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्या पूरे विश्व के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ के साथ ये जो गल्फ के लिए, गल्फ जो है भारत के लिए अगला बड़ा बाजार क्यों कहा जा रहा है, जैसे हमने देखा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो 27 है उनके साथ हमने किया, फिर हमने ट्रेड डील अमेरिका के साथ किया बहुत कशाकशी और उन सबके बाद, और अब हम गल्फ की बात करते हैं। जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, संयुक्त राष्ट्र सलाहकार कहा गया है उनको, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जेफरी सैक्स मानते हैं कि गल्फ जो है भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रोथ आपके पड़ोस में ही है। सबसे बड़ी चीज दक्षिण पूर्व एशिया में हमने देखा, चाइना में जहां भारत चाइना व्यापार बढ़ना चाहिए, वहां पर आप देखेंगे पश्चिम एशिया में, वहीं गल्फ में जहां बहुत पैसा है, हमने देखा भले ही छोटी जगह जो ये 6 देश बड़े छोटे दिखते हों, लेकिन इनके पास पैसा बहुत है। ठीक है, बहुत पैसा है और अफ्रीका भी तेजी से बढ़ेगा। इसलिए भारत को केवल सिर्फ अमेरिका के बाजारों पर या चाइना के बाजारों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अब हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, खुद को एक्सटेंड करना चाहिए। और यही इसका प्रमाण है कि गल्फ कंट्रीज के साथ, जो जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज नहीं, मैं जीसीसी की बात कर रही हूँ, जो 6 कंट्रीज है उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। यू जैसे देश जिनके बारे में हम बस कुछ ही देशों के साथ उस तरह से ट्रेड एग्रीमेंट्स होते थे, लेकिन अब हम यू के 27 देशों के साथ इतना बड़ा, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है, तो ये दिखाता है कि भारत अब उन्नति कर रहा है, भारत बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा है। तो गल्फ इज द नेक्स्ट बिग मार्केट फॉर द इंडिया। ठीक है, और ये जो है ये 6 देश मिलकर क्या दर्शाते हैं, इन 6 देशों की, ये 6 देश यानी कि जीसीसी की जो 6 देश है, इनकी जीडीपी देखेंगे तो लगभग पूरे विश्व में $2.3 ट्रिलियन है। इनकी जनसंख्या लगभग 6.1 करोड़ है। ये जीसीसी की जो 6 देश है मात्र उनकी जनसंख्या। ठीक है, दुनिया का ऊर्जा केंद्र माना जाता है इन 6 देशों को। इसके बाद बड़े बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वैश्विक शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी आपको जीसीसी के देशों में मिलेंगे, वो 6 देश जिनको अभी हमने पढ़ा है। भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई,
ऐसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय ट्रेड पार्टनर बनेगा ये, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पश्चिम एशिया में ये जो कंट्रीज हैं, इनके पास बहुत पावर, इनके पास बहुत पैसा है। तो भारत के लिए ये एनर्जी का काम, एनर्जी को फुलफिल करने में, जैसे पेट्रोलियम इत्यादि को हमने देखा, उनको फुलफिल करने में बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं, अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई अब हम रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहे। रशिया के साथ जिस प्रकार से यूक्रेन और रशिया के वॉर ने माहौल एक अलग क्रिएट कर रखा है, उस कंडीशन में ईरान में जो कंडीशंस बहुत ज़्यादा जो स्थिति, व्यापक स्थिति वहाँ पर हम देख रहे हैं, युद्ध की बनी हुई है। ऐसे में अमेरिका का जो हस्तक्षेप है उसने दिखाया है कि भाई हार्मोज जल डमरू मध्य में अगर चीजें गड़बड़ा गई तो पूरा अर्थव्यवस्था, लोगों की तेल को लेके क्राइसिस शुरू हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक दो देशों पर निर्भरता नहीं, बल्कि हमें खुद को ओपन रखना चाहिए ताकि हम कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी ले सके, कोई बंधन ना हो, ठीक है। तो मुख्य ऊर्जा की आपूर्ति वो इन देशों से कर पाएगा। लगभग 90 से 100 लाख भारतीय प्रवासियों का घर भी जीसीसी के देशों, उन 6 देशों में है, ठीक है। इसलिए भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब व्हाट टू डू दीज 6 कंट्रीज इन, हमने देखा यहाँ पर, एक सेकेंड बस रुकिएगा। हाँ, तो हमने देखा यहाँ व्हाट टू डू दीज 6 कंट्रीज एंड रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द जीसीसी फॉर इंडिया। एंड देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि भारत गल्फ व्यापार का क्या क्या ड्राफ्ट क्या होगा। अगर देखा जाए तो क्या ड्राफ्ट होगा, तो भारत गल्फ देश जो है, जो जैसे सऊदी अरब, कतर के मुख्य रूप से, अगर इन दो देशों पे ज़्यादा फोकस करें तो जैसे कि कच्चा क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब इनसे आयात करेगा भारत, ठीक है। वहीं भारत गल्फ देशों को क्या देगा, क्या बेचेगा, तो मोती और कीमती, अर्धकीमती जो पत्थर है वो उनको बेचे जाएंगे। धातु और नकली जो आभूषण वो दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक मशीनरी, लोहा, इस्पात, रसायन और बायो फार्मास्यूटिकल में भी कुछ कुछ चीज़ें जो है दी जाएंगी, क्योंकि भारत इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो उसने बताया है कि वो सिर्फ कंज्यूमर के रूप में नहीं, अब प्रोडक्शन के रूप में भी बहुत अच्छा एक देश उभर कर एक नई प्रगति पर है वो भारत, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया गल्फ ट्रेड में हमने सारी चीजें कि इंडिया क्या भारत से खरीदेगा, भारत गल्फ कंट्रीज को, जो जीसीसी की 6 कंट्रीज है, उनको क्या से बेचेगा, ठीक है। इंडिया स्ट्रैटेजिक पुश टू एक्सपेंड ट्रेड पार्टनरशिप, अगर हम देखें तो इन लास्ट पास्ट 5 years 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंक्लूडेड इन द 5 पास्ट ईयर में हम देखेंगे कि भारत ने इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। लेकिन अगर उसमें हम जीसीसी के देशों में देखें तो उसमें से 2 देश तो जिनके साथ 2025 में ओमान में, इसके बाद यूएई 2022 में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी किया था। लेकिन अब हमारा मन है कि जीसीसी के 6 देशों के साथ हम ऐसा करें। इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अंडर निगोशिएशन में अभी जो हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आवश्यकता नहीं है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ आपको ऑलवेज क्लास के बाद अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अब एफटीए भारत के पुराने एफटीए से क्यों अलग है? ऐसा क्यों कहा गया है कि जो पहले इनके साथ एफटीए 2006 और 8 में हुए थे उससे डिफरेंट क्यों? समझिएगा, भारत ना अब लाचार नहीं है, पहले तो स्पष्ट समझिए। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ही ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ उनके दबाव में टैरिफ वाले हथियार में हो चुका होता। अब यहाँ कह रहे हैं भारत ने पहले जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए थे उनमें अक्सर ये समस्याएं देखी गई कि प्रेशर में आके चीजें कर देते थे, और जो हमारा आयात, हम जो चीजें लेते थे निर्यात से ज्यादा आयात बढ़ गया, यानी कि हम सामान खरीद ज्यादा रहे हैं, बेच नहीं रहे उन देशों को। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत ने खामी देखी उन देशों के साथ कि भैया माल तो बहुत खरीद रहे हैं लेकिन हमारा माल तो बिक ही नहीं रहा है वहां पर, तो इसको सुधारा। जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको नुकसान से पहुंचा है। चाहे आप यू देख लीजिए, यूरोपियन, ये मैं कनेक्ट कर रही हूँ, समझिए। यूरोपियन यूनियन के साथ जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था तो गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको हम लग्जरी व्हीकल से दूर रखेंगे, हम इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। आप आइए, मार्केट करिए, जो मार्केट्स आपके लिए ओपन सेक्टर्स की हैं उसमें करिए, लेकिन बाकी चीज़ों में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अलग रखा। इसी के साथ उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अलग रखा। यहाँ पर सेम उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों की जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में लोग अभी ग्रो कर रहे हैं भारत में, उसके लिए मार्केट ओपन नहीं करेंगे। पहले ऐसा नहीं कर पाता था, पहले आओ आप ट्रेड करो, इसमें भी हस्तक्षेप उसमें भी हस्तक्षेप, भाई जिसका मन हो रहा है वो ऐसे कर ले रहे हैं, नहीं समझ आता था। क्या होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे सीख रहा है भारत, और काफी कुछ सीख लिया। अब तो दूसरे देश भारत से सीख रहे हैं। तो गलतियों से सीखकर भारत की जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो नई रणनीति है वो सामने आई है, यानी कि फेस टैरिफ रिडक्शन हुआ है। यानी कि बताया गया कि कैसे अब हम स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है, जैसे आप समझिए
ईयू के साथ जो हमारा 110% का टैरिफ जो लग्जरी कार्स पर जो लगता था, व्हीकल्स पर, उसको ऐसा नहीं 110% से रातों रात हम 40% और 10% लेंगे, नहीं, हम आने वाले 9-10 साल में स्टेप बाय स्टेप फेजेस को कवर करेंगे कि पहले हम इतना परसेंट कम करेंगे, फिर हम इतना परसेंट टैरिफ कम करेंगे, एंड देन हम उस पर एक स्टेबल स्टेशन पे स्टेबल स्टेज पर आ जाएंगे। अब इसके बाद सेफ गार्ड जो प्रोविजंस है वो प्रोवाइड कराएगा। सेक्टर वाइज वो जो है कंजर्वेशन की बात करता है कि हम ध्यान देंगे कि किस सेक्टर को ओपन करना है, दूसरे मार्केट्स के लिए किस सेक्टर को ओपन नहीं करना है। सेवाओं जो सर्विसेज है, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स है, उन पर भी ज्यादा जोर दिया जाएगा। यानी कि ये जो रणनीति है बदल कर, सीख कर भारत जो इनके साथ एफटीए करेगा, इसको कैलिब्रेटेड ट्रेड लिबराइजेशन कहा जाता है, कैलिब्रेटेड ट्रेड लिबराइजेशन कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाई दिस इज एफटीए डिफरेंट फ्रॉम इंडियाज ओल्डर एफटीज, तो हमने समझा इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, भू राजनीतिक और रणनीतिक लाभ क्या है। अगर हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी देखें भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो किसी एक देश या ब्लॉक पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को कम करेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो ये हमें बताता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर देश या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, हम अपने आप को जो है एक्सटेंड करते हैं, हम एक्सप्लोर करने का खुद को मौका देते हैं, और हम दूसरे देशों को ये आमंत्रित भी करते कि देखिए हमारे मार्केट इन चीजों में खुले हैं। ऑलवेज ऑलवेज ऐसा होता है, मुझे खांसी आती है और ऑलवेज मैं पानी रखना भूल जाती हूँ। खैर, आगे से ध्यान रखेंगे ताकि ये हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। नहीं तो आप मेरे साथ अग्रीमेंट करेंगे कि अगली बार मैम खांसना नहीं है, इट्स ए नेचुरल थिंग। चलो, फिलहाल रणनीतिक जो स्वायत्तता है, किसी एक देश और ब्लॉक पे जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम हो, इस चीज को ध्यान में रखकर करेंगे। पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक पकड़ बहुत मजबूत होगी इससे। आप समझिए, पश्चिम एशिया में तो हम वो जीसीसी के 6 देशों के साथ तो अग्रीमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन अदर हैंड में अगर हम देखें, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, साइप्रस है, लेबनान है, ठीक है, फिलिस्तीन है, इजराइल है, जॉर्डन है, सीरिया है, टर्की है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, व्हाटएवर, सो मेनी कंट्रीज, ठीक है। इसमें तो उनमें भी हम कहीं ना कहीं दिखाएंगे, देखो भाई हम इनके साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा ट्रेड डील कर रहे हैं, तो आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। IEC जो सिनर्जी है वो क्या है, इनके साथ क्या तालमेल है, पहले तो इसका फुल फॉर्म समझिए। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, ये एफटीए जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को और मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि व्यापार प्रवाह से फ्लो अच्छा बढ़ेगा, ट्रेड का, लॉजिस्टिक्स को ज्यादा व्यवहारिक बनाया जाएगा, बहुत ही बहुत फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जाएगी, उसको बहुत कंजस्टेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं की जाएगी। भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का एक एंकर बनाएगा। भाई सीधी सी बात है, जब इतने बड़े कंट्रीज, इतने बड़े अलायंसेस के साथ, सोचिए अमेरिका पैक्स सिलिका में भारत को इनवाइट करा, और क्या चाहिए भाई आपको। लेकिन हाँ, अगर भारत 9,000 करोड़ रुपए देके भैया अगर वो उसके पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस में जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। क्योंकि भाई 9,000 करोड़ रुपए देकर आपको एक स्थायी सीट मिलेगी, उसमें भी आपका कुछ नहीं चलेगा, आपको किसी के अंडर ही काम करना है, और दूसरी चीज ये वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ, क्योंकि ये वही समझ पा रहा होगा बच्चा जो प्रॉपर सारे लेक्चर्स को देवघर आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर देख रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही पढ़ना है आपको। ये नहीं है कि बोर्ड पे जो टॉपिक है बस वो पढ़ लिया और चले गए, नहीं, खा पी के डाइजेस्ट करना आना चाहिए, वरना वॉमिट कर देंगे। तो सारी चीजें सब साथ में पढ़ेंगे तो आप कंपेयर करना जानेंगे, और तुलनात्मक स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन सबसे अच्छा अध्ययन माना जाता है ना। तो वो चीज है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक गेम्स में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, सिनर्जी विद IMEC को हमने समझा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर, अच्छा इसमें एक चीज और है, ये GCC के देश मिलकर जो है हमने देखा क्या दिखाते हैं, कैसे क्या इन्होंने यहाँ पर कितना क्या लोग हैं, सारी चीजों को समझा। तो आई होप इतना ही था लेक्चर, मुझे लगा एक स्लाइड और है। सारा कंप्लीट इसमें हमने समझने का प्रयास किया है कि जो GCC के देश है उनके साथ भारत के क्या FTA की बात चल रही है। तो आई होप वी विल लाइक दिस वीडियो। और ये जस्ट वीडियो नहीं है, ये आपको ज्ञान पहुंचाने का एक बहुत अच्छा साधन है। साधन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। पर ऐसा नहीं कि फ्री चीज़ बेकार होती है, अच्छी भी होती है, बस समझना और समझाने वाला सही हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना मत जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक तो बनता है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते एक और नए जियोपॉलिटिक्स के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।